राधे राधे। मुंशी प्रेमचंद कहानी राजभक्त। तो राजभक्त श्रवण करें, बहुत सुंदर कहानी है। संध्या का समय था। लखनऊ के बादशाह नसरुद्दीन अपने मुसावों और दरबारियों के साथ बाग की सैर कर रहे थे। उनके सिर पर रत्न जटित मुकुट की जगह अंग्रेजी टोपी थी। वस्त्र भी अंग्रेजी ही थे। मुसावों ने पास 5 अंग्रेज थे। उनमें से एक के कंधे पर सिर रखकर बादशाह चल रहे थे। 3-4 हिंदुस्तानी भी थे। उनमें से एक राजा बख्तावर सिंह थे। वह बादशाही सेना के अध्यक्ष थे। उन्हें सब लोग जनरल कहा करते थे। वह अधेड़ आदमी थे। शरीर खूब गठा हुआ था। लखनवी पहनावा उन पर बहुत सस्ता था। मुख से विचारशीलता झलक रही थी। दूसरे महाशय का नाम रोशन उद्दौला था। वह राज्य के प्रधानमंत्री थे। बड़ी बड़ी मूछें और नाटा डील था, जिसे ऊंचा करने के लिए वह तनकर चलते थे। नेत्रों से गर्व टपक रहा था। शेष लोगों में एक कोतवाल था और 2 बादशाह के रक्षक। यद्यपि अभी 19वीं शताब्दी का आरंभ ही था, पर बादशाह ने अंग्रेजी रहन सहन अख्तियार कर ली थी। भोजन भी प्रायः अंग्रेजी ही करते थे। अंग्रेजों पर उनका असीम विश्वास था। वह सदैव उनका पक्ष लिया करते थे। मजाल थी कि कोई बड़े से बड़ा राजा या राज कर्मचारी किसी अंग्रेज से बराबरी करने का साहस कर सके। अगर किसी में साहस कर सके, अगर किसी में हिम्मत थी, तो वह राजा बख्तावर सिंह थे। उनसे कंपनी का बढ़ता हुआ अधिकार न देखा जाता था। कंपनी की उस सेना की संख्या जो उसने अवध के राज्य की रक्षा के लिए लखनऊ में नियुक्त की थी, दिन दिन बढ़ती जाती थी। उसी परिणाम से सेना का व्यय भी बढ़ रहा था। राज दरबार उसे चुका न सकने के कारण कंपनी का ऋणी होता जाता था। बादशाही सेना की दशा हीन से हीनतर होती जाती थी। उनमें ना तो संगठन था न बल। बरसों तक सिपाहियों का वेतन न मिलता था। शस्त्र सभी पुराने थे। वर्दी फटी हुई, कवायद का नाम नहीं, कोई उनको पूछने वाला न था। अगर राजा बख्तावर सिंह वेतन वृद्धि या नए शस्त्रों के संबंध में कोई प्रयत्न करते, तो कंपनी का रेजिडेंट उसका घोर विरोध और राज्य पर विद्रोहात्मक शक्ति संचार का दोषारोपण करता था। उधर से डांट पड़ती तो बादशाह अपना गुस्सा राजा साहब पर उतारते। बादशाह के सभी अंग्रेज मुसाहब राजा साहब से शंकित रहते और उनकी जड़ खोदने का प्रयास किया करते थे। पर वह राज्य का सेवक एक और अवहेलना और दूसरी ओर से घोर विरोध सहते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन करता जाता था। मजा यह थी कि सेना भी उनसे संतुष्ट न थी। सेना में अधिकांश लखनऊ के सौदे और गुंडे भरे हुए थे। राजा साहब जब उन्हें हटाकर अच्छे जवानों की भर्ती करने की चेष्टा करते, तो सारी सेना में हाहाकार मच जाता। लोगों को शंका होती कि राजपूतों की सेना बनाकर कहीं राज्य पर ही तो हाथ नहीं बढ़ाना चाहते। इसलिए मुसलमान भी उनसे बदगुमान रहते थे। राजा साहब के मन में बार बार प्रेरणा होती कि इस पद को त्याग कर चले जाएं, पर यह भय उन्हें रोकता था कि कहीं मेरे हटते ही अंग्रेज की बनाएगी और बादशाह उनके हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। रही सही सेना के साथ अवध राज्य का अस्तित्व भी मिट जाएगा। अतएव इतनी कठिनाइयों के होते हुए भी चारों ओर से घोर बैर विरोध से घिरे होने पर भी अपने पद से हटने का निश्चय न कर सकते थे। सबसे कठिन समस्या यह थी कि रोशन उद्दौला भी राजा साहब से खार खाता था। उसे सदैव शंका रहती थी कि यह मराठों से मेरी मैत्री करके अवध राज्य को बिटाना चाहते हैं। इसलिए यह राजा साहब के प्रत्येक कार्य में बाधा डालता रहता था। उसे अब भी आशा था कि अवध का मुसलमानी राज्य अगर जीवित रह सकता है तो अंग्रेजों के संरक्षण में, अन्यथा अवश्य हिंदुओं की बढ़ती हुई शक्तियों का ग्रास बन जाएगा। वास्तव में बख्तावर सिंह की दशा अत्यंत करुण थी। वह अपनी चतुराई से जिभ्या की भांति दांतों के बीच में पड़े हुए अपना काम किए जाते थे। यूं तो वह स्वभाव के अक्खड़ थे, पर अपना काम निकालने के लिए मधुरता और मृदुलता, शील और विनय का आह्वान करते रहते थे। इससे उनके व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती थी और वह शत्रुओं उनकी ओर से सशंक बना देती थी। बादशाह ने एक अंग्रेज मुसाहब से पूछा, तुमको मालूम है मैं तुम्हारी कितनी खातिर करता हूँ? मेरी सल्तनत में किसी की मजाल नहीं है कि किसी अंग्रेज को कड़ी निगाहों से देख सके। अंग्रेज मुसाहब ने सिर झुकाकर कहा, हम हुजूर की इस मेहरबानी को कभी नहीं भूल सकते। वाह इमाम हुसैन की कसम, अगर यहाँ कोई आदमी तुम्हें तकलीफ दे तो मैं उसे फौरन जिंदा दीवार में चुनवा दूं। बादशाह की आदत थी कि वह बहुधा अपनी अंग्रेजी टोपी हाथ में लेकर उसे उंगली पर नचाने लगते थे। रोज रोज नचाते नचाते टोपी में उंगली का घर हो गया था। इसी समय जो उन्होंने टोपी उठाकर उंगली पर रखी,
तो टोपी में छेद हो गया। बादशाह का ध्यान अंग्रेजों की तरफ था। बख्तावर सिंह बादशाह के मुंह से ऐसी बात सुनकर कबाब हुए जाते थे। उक्त कथन में कितनी खुशामद, कितनी नीचता और अवध की प्रजा तथा राजाओं का कितना अपमान था। और लोग जो टोपी का छिद्र देखकर हंसने लगते, पर राजा बख्तावर सिंह के मुंह से अनायास निकल गया, हुजूर, ताज में सुराख हो गया। राजा साहब ने शत्रुओं के तुरंत कानों पर उंगलियां रख ली। बादशाह को भी ऐसा मालूम हुआ कि राजा ने मुझ पर व्यंग्य किया। उनके तेवर बदल गए। अंग्रेजों और अन्य सभासदों ने इस प्रकार कानाफूसी शुरू की जैसे कोई महान अनर्थ हो गया। राजा साहब के मुंह से अनर्गल शब्द अवश्य निकले, इनमें कोई संदेह नहीं था। संभव उन्होंने जानबूझकर व्यंग न किया हो। उनके दुखी हृदय ने साधारण चेतावनी को यह तीव्र रूप दे दिया, पर बात बिगड़ जरूर गई थी। अब उनके शत्रु ने कुचेलने के ऐसे सुंदर अवसर को हाथ से क्यों जाने देते। राजा साहब ने सभा का यह रंग देखा तो खून सर्द हो गया। समझ गए आज शत्रुओं के पंजे में फंस गया, और ऐसा बुरा फंसा कि भगवान ही निकल सकता हूँ। बादशाह ने कोतवाल से आंखें लाल करके कहा, इस नमक हराम को कैद कर लो और इसी वक्त इसका सिर उड़ा दो। इसे मालूम हो जाए कि बादशाहों में बेअदबी करने का क्या नतीजा होता है। कोतवाल को सहसा जनरल पर हाथ बढ़ाने की हिम्मत न पड़ी। रोशनउद्दौला ने उसे इशारे से कहा, खड़े सोचते क्या हो, पकड़ लो, नहीं तो तुम भी इसी आग में जल जाओगे। तब कोतवाल ने आगे बढ़कर बख्तावर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। एक क्षण में उनकी मुस्कें कस दी गईं। लोग उन्हें चारों ओर से घेर कर कत्ल करने ले चले। बादशाह ने मुसाफिर से कहा, मैं वही चलता हूँ, जरा देखूंगा कि नमक हरामों की लाश क्यों कर तड़पती है। कितनी घोर पशुता थी। यही प्राण जरा देर पहले बादशाह का विश्वास पात्र था। एकाएक बादशाह ने पहले इस नमक हराम की खिलवत उतार लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी खिलवत की बेइज्जती हो। इसकी मजाल थी कि जरा भी जवान हिला सके। सिपाहियों ने राजा साहब के वस्त्र उतारने शुरू किए। दुर्भाग्यवश उनसे उनके जेब से एक पिस्तौल निकल आई। उसकी दोनों नालियां भरी हुई थी। पिस्तौल देखते ही बादशाह की आंखों में चिंगारियां निकलने लगी। बोली, कसम है हजरत इमाम हुसैन की, अब इसकी जान बख्शी नहीं करूंगा। मेरे साथ भरी हुई पिस्तौल की क्या जरूरत, जरूर इसकी नीयत में फितूर था। अब मैं इसे कुत्तों से नुचवाऊंगा। मुसाफिर की तरफ देखकर, देखा तुम लोगों ने इसकी नीयत, मैं अपनी आस्तीन में सांप पाले हुए था। आप लोगों के ख्याल से इनके पास भरी हुई पिस्तौल के निकलने का क्या मायने रखता है। अंग्रेजों को केवल राजा साहब को नीचा दिखाना मंजूर था। वे उन्हें अपना मित्र बनाकर जितना काम निकाल सकते थे, उतना उनके मारे जाने से नहीं। इसी में से एक अंग्रेज मुसाहब ने कहा, मुझे तो इसमें कोई गैर मुनासिब बात नहीं मालूम होती। जनरल आपका बॉडीगार्ड रक्षक है, उसे हमेशा हथियारबंद रहना चाहिए, खासकर जब आपकी खिदमत में हो। नहीं मालूम किस वक्त इसकी जरूरत पड़े। दूसरे अंग्रेज मुसाहबों ने इस विचार की पुष्टि की। बादशाह की क्रोध की ज्वाला कुछ शांत हुई। अगर यही बातें किसी हिंदुस्तानी मुसाहब की जवान से निकली होती तो उसकी जान की खैरियत न थी। कदाचित अंग्रेजों को अपनी न्यायपरकता का नमूना दिखाने के लिए उन्होंने यह प्रश्न किया था। कदाचित अंग्रेजों को अपनी न्यायपरकता का नमूना दिखाने के लिए उन्होंने यह प्रश्न किया था। बोले, कसम हजरत इमाम की, तुम सबके सब शेर के मुंह में उसका शिकार छीनना चाहते हो, पर मैं एक न मानूंगा। बुलाओ कप्तान साहब को, मैं उनसे यही सवाल करता हूँ। अगर उन्होंने भी तुम लोगों के ख्याल की तायदी की तो इसका जान न लूंगा। अगर उनकी राय इसके खिलाफ हुई तो इस मक्कार को इसी वक्त जहन्नुम भेज दूंगा। मगर खबरदार कोई उनकी तरफ किसी तरह का इशारा न करे, वरना मैं जरा भी रियायत न करूंगा। सबके सब सिर झुकाए बैठे रहे। कप्तान साहब थे। राजा साहब के ओहदे पर इन दोनों बादशाही की उन पर विशेष कृपा थी। इन सब सच्चे राजभक्तों में थे जो अपने को राजा का नहीं राज्य का सेवक समझते हैं। वह दरबार से अलग रहते हैं। बादशाह उनके कामों से बहुत संतुष्ट थी। एक आदमी तुरंत कप्तान साहब को बुला लाया। राजा साहब की जान उनकी मुट्ठी में थी। रोशनउद्दौला को छोड़कर एक ऐसा शायद एक व्यक्ति भी न था जिसका हृदय आशा और निराशा से न धड़क रहा हो। सब मन से भगवान से ही प्रार्थना कर रहे थे कि कप्तान साहब किसी तरह इस समस्या को समझ जाएं।
कप्तान साहब आए और उड़ती हुई दृष्टि से सभा की ओर देखा। सभी की आंखें नीचे झुकी हुई थी। वह कुछ अनिश्चित भाव से सिर झुकाकर खड़े हो गए। बादशाह ने पूछा, मेरे मुसाहबों को अपनी जेब में भरी हुई पिस्तौल रखना मुनासिब है या नहीं? दरबारियों की नीरवता, उनके आशंकित चेहरे और उनकी चिंतायुक्त अधीरता देखकर कप्तान साहब को वर्तमान समस्या की कुछ टोह मिल गई। वह निर्भीक भाव से बोले, हुजूर, मेरे ख्याल में तो उनका यह फर्ज है। बादशाह के दोस्त दुश्मन सभी होते हैं। अगर मुसाहब लोग उनकी रक्षा का भार न लेंगे तो कौन लेगा? उन्हें सर पर पिस्तौल ही नहीं और भी छिपे हुए हथियारों से लैस रहना चाहिए। न जाने कब हथियारों की जरूरत आ पड़े। वह ऐन वक्त पर कहाँ दौड़ते फिरेंगी। राजा साहब के जीवन के दिन बाकी थे। बादशाह ने निराश होकर कहा, रोशन, इसे कत्ल मत करना, काल कोठरी में कैद कर दो। मुझसे पूछे बगैर इसे दाना पानी कुछ न दिया जाए। जाकर इसके घर का सारा माल असबाब जब्त कर लो और सारे खानदान को जेल में बंद कर दो। इसके मकान की दीवारें जमींदोज करा देना। घर में एक फूटी हांडी भी न रहने पाए। इससे तो यही अच्छा है कि राजा साहब ही इसकी जान चलती है। खानदान की बेइज्जती तो न होती, महिलाओं का अपमान तो न होता, दरिद्रता की चोट तो न सहनी पड़ती, बेकार को निगलने का मार्ग नहीं मिलता तो वह इतने शरीर में फैल जाता। राजा के प्राण तो बचे, पर खानदान को विपत्ति में डालकर रसूलुद्दौला को मुंह मांगी मुराद मिली। उसकी ईर्षा कभी इतनी संतुष्ट न हुई थी। वह मगन था कि आज वह कांटा निकल गया जो बरसों से हृदय में चुभा हुआ था। आज हिंदू राज्य का अंत हुआ। अब मेरा सिक्का चलेगा। अब मैं समस्त राज्य का विधाता रहूंगा। संध्या के पहले ही राजा साहब की सारी स्थावर और संपत्ति कुर्क हो गई। वृद्ध माता पिता, सुकोमल रमणियां, छोटे छोटे बालक, सबके सब जेल में कैद कर दिए गए। कितनी करुण दशा थी वे महिलाएं जिन पर कभी देवताओं की भी निगाह न पड़ी थी। खुले मुंह, नंगे पैर, पांव घसीटती, शहर से भरी हुई सड़कों और गलियों से होती हुई सिर झुकाए शोक चित्रों की भांति जेल की तरफ चली जाती थी। सशस्त्र सिपाहियों का एक बड़ा दल साथ था। जिस पुरुष के इशारे पर कई घंटे पहले सारे शहर में हलचल मच जाती, उसी के खानदान की है दुर्दशा। राजा बख्तावर सिंह की बंदी गृह में रहते हुए 1 मास बीत गया। वहां उन्हें सभी प्रकार के कष्ट दिए जाते थे। यहाँ तक कि भोजन भी यथा समय न मिलता था। उनके परिवारों बालों को भी असह्य यातनाएं दी जाती थी। लेकिन राजा साहब को बंदी गृह में एक प्रकार की शांति का अनुभव होता था। वहां प्रतिक्षण यह खटका तो न था कि बादशाह मेरी किसी बात से नाराज हो जाएं और मुसाहब लोग कहीं मेरी शिकायत तो नहीं कर रहे हैं। शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं था जितना कि मानसिक कष्टों का। यहाँ सब तकलीफें थी, पर सिर पर तलवार तो नहीं लटक रही थी। उन्होंने मन में निश्चय किया, अब चाहे बादशाह मुझे मुक्त भी कर दें, मगर मैं राजकाज से अलग ही रहूंगा। इस राज्य का सूर्य अस्त होने वाला है। कोई मानवीय शक्ति उसे विनाश दिशा में लीन होने से पहले नहीं रोक सकती। ये उसी पतन के लक्षण है। नहीं तो क्या मेरी राष्ट्रभक्ति का यही पुरस्कार मिलना चाहिए था? मैंने अब तक कितनी कठिनाइयों से राज्य की रक्षा की है, यह भगवान ही जानते हैं। एक और बादशाह की निरंकुशता, दूसरी ओर बलवान युक्ति संपन्न शत्रुओं की कूटनीति। इस शिला और भंवर के बीच के राज्य की नौका को चलाते रहना कितना कष्ट साध्य था। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरा होगा जिस दिन मेरा चित्त प्राण शंका से आंदोलित न हुआ हो। इस सेवा भक्ति और तल्लीनता का यह पुरस्कार है। मेरे मुख से व्यंग शब्द अवश्य निकले, लेकिन उनके लिए इतना कठोर दंड, इससे तो यह कहीं अच्छा था कि मैं कत्ल कर दिया गया होता। अपनी आंखों से अपने परिवार की यह दुर्गति तो न देखता सुनता। पिताजी को सोने के लिए चटाई नहीं दी गई थी। न जाने स्त्रियों पर कैसे कैसे अत्याचार हो रहे होंगे, लेकिन इतना जानता हूँ कि मेरी प्यारी सुखदा अंत तक अपने सतीत्व की रक्षा करेगी, अन्यथा प्राण त्याग देगी। मुझे बेड़ियों की परवाह नहीं थी, पर सुनता हूँ लड़कों के पैरों में भी बेड़ियां डाली गई हैं। यह सब इनकी कुटिल रसूलुद्दौला की शरारत है, जिसका जी चाहे इस समय सता ले कुचल ले। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना है कि अब संसार से उठा ले। मुझे अपने जीवन में जो कुछ करना था कर चुका और उसका खूब फल पा चुका। मेरे जैसे आदमी के लिए संसार में स्थान नहीं है। राजा इन्हीं विचारों में डूबे थे कि सहसा उन्हें कालकोठरी की ओर किसी के आने की आहट मिली। रात बहुत जा चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और तो अंधकार में सन्नाटे में किसी के पैरों की चाप स्पष्ट सुनाई देती थी। कोई बहुत दबा दबाकर चला आ रहा था। राजा साहब का काले धक धक करने लगा। वह उठकर खड़े हो गए और हम निशस्त्र और प्रतिकार के लिए असमर्थ होने पर भी बैठे बैठे बारों का निशाना नहीं बनना चाहती। खड़े हो जाना आत्मरक्षा का अंतिम प्रयत्न है। कोठरी में ऐसी कोई वस्तु न थी जिससे वह अपनी रक्षा कर सकती। समझ गए अंतिम समय आ गया। शत्रुओं ने इस तरह मेरे प्राण लेने की ठानी है। अच्छा है, जीवन के साथ इस विपत्ति का अंत भी हो जाएगा।
एक क्षण के लिए उनके सम्मुख एक आदमी आकर खड़ा हो गया। राजा साहब ने पूछा, कौन है? उत्तर मिला, मैं हूं आपका सेवक। राजा, ओ तो तुम हो कप्तान। मैं शंका में पड़ा हुआ था कि कहीं शत्रुओं ने मेरा वध करने के लिए कोई दूत ना भेजा हो। कप्तान, शत्रुओं ने कुछ और ठानी है। आज बादशाह सलामत की जान बचती नहीं नजर आती। राजा, अरे यह क्यों कर? कप्तान, जब से आपको यह नजरबंद किया गया है सारे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। स्वार्थी कर्मचारियों ने लूट मचा रखी है। अंग्रेजों की खुदाई फिर रही है। जो जी में आता है करते हैं, किसी की मजाल नहीं कि चूक कर सके। इस एक महीने में शहर के सैकड़ों बड़े बड़े रईस मिट गए। रोशनउद्दौला की बादशाही है, बाजारों का भाव चढ़ता जाता है। बाहर से व्यापारी लोग डर के मारे कोई चीज ही नहीं लाते। दुकानदारों से मनमानी रकमें महसूल के नाम पर वसूल की जा रही हैं। गल्ले का भाव इतना चढ़ गया है कि कितने ही घरों में चूल्हा जलने की नौबत नहीं आती। सिपाहियों को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली। वे जो कर दुकानदारों को लूटते हैं। सारे राज्य में बदअमनी हो रही है। मैंने कई बार यह कैफियत बादशाह सलामत के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की तो वह कह देते हैं कि मैं इनकी तहकीकात करूंगा और फिर बेखबर हो जाते हैं। आज शहर के बहुत से दुकानदार फरियाद लेकर आए थे कि हमारे हाल पर निगाह न की गई तो हम शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। किस्तानों ने उनको सख्त कहा, धमकाया, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी सारी मुसीबत ना बयान कर ली, वहां से ना हटे। आखिर बादशाह सलामत ने उनको दिलासा दिया तो चले गए। राजा बादशाह पर इतना असर हुआ, मुझे तो यही ताज्जुब है। कप्तान, असर वसर कुछ नहीं हुआ, यह तो उनकी दिल लगी है। शाम को खास मुसाबों को बुलाकर हुक्म दिया, आज से मैं भेष बदलकर शहर में गश्त करूंगा। तुम लोग भी भेष बदले मेरे साथ रहना। मैं देखना चाहता हूँ कि रियाया क्यों इतनी घबराई हुई है। सब लोग मुझसे दूर रहें, किसी को न मालूम हो कि मैं कौन हूँ। रोशनउद्दौला और 5 अंग्रेज मुसाहिब साथ रहेंगे। राजा, तुम क्यों कर? यह बात मालूम हो गई। कप्तान, मैंने उसी अंग्रेज हज्जाम को मिला रखा है। दरबार में जो कुछ होता है उसका पता मुझे मिल जाता है। उसी की सिफारिश से आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला। घड़ियाल में 10 बजते हैं, 11 बजे चलने की तैयारी है। 12 बजते बजते लखनऊ का तख्त खाली हो जाएगा। राजा घबराकर, क्या इन सबों ने कत्ल करने की साजिश कर रखी है? कप्तान, जी नहीं, कत्ल करने से उनका मनसा ना पूरा होगा। बादशाह को बाजार की सैर कराते हुए गोमती की तरफ ले जाएंगे। वहां अंग्रेज सिपाहियों का एक दस्ता तैयार रहेगा। वहां बादशाह को फौरन एक गाड़ी में बिठाकर रेसिडेंसी में ले जाया जाएगा, जहां रेसिडेंट साहब बादशाह सलामत को सल्तनत से इस्तीफा देने पर मजबूर करेंगे। उसी वक्त उनसे इस्तीफा लिखा लिया जाएगा और उसके बाद रातों रात उन्हें कलकत्ते भेज दिया जाएगा। राजा बड़ा गजब हो गया। अब तो वक्त बहुत कम है, बादशाह सलामत निकल पड़े होंगे। कप्तान साहब, गजब क्या हो गया? इनकी जात से किसे आराम था? दूसरी हुकूमत चाहे कितनी भी खराब हो, इनमें से अच्छी ही होगी। राजा, अंग्रेजों की हुकूमत होगी। कप्तान, अंग्रेज इनसे कहीं बेहतर इंतजाम करेंगे। राजा करुण स्वर से, कप्तान, ईश्वर के लिए ऐसी बातें ना करो। तुमने मुझसे जरा देर पहले क्यों ना यह कैफियत बयान की? कप्तान, आश्चर्य से, आपके साथ तो बादशाह ने अच्छा सलूक नहीं किया। राजा, मेरे साथ कितना भी बुरा सलूक किया हो, लेकिन एक राज्य की कीमत एक आदमी या एक खानदान की जान से कहीं ज्यादा होती है। तुम मेरे पैरों की बेड़ियां खुलवा सकते हो। कप्तान, सारे अवध राज्य में एक ऐसा आदमी नहीं है, न निकलेगा, जो बादशाह का सच्चे दिल से दुआ देता हो। दुनिया उनके जुल्म से तंग आ गई है। राजा ने अपने जुल्मों के गैरों की बंदगी से कहीं बेहतर ख्याल करता हूँ। बादशाह की हालत गैरों के ही भरोसे पर हुई है। वह इसलिए किसी की परवाह नहीं करते। अंग्रेजों की मदद का यकीन है कि इन फिरंगियों की चालों को गौर से देखता आया हूँ। बादशाह के मिजाज को उन्होंने बिगाड़ा है। उनका मनसा यही था कि जो हुआ, रियाया के दिल से बादशाह की इज्जत और मोहब्बत उठ गई है। आज सारा मुल्क बगावत करने पर आमादा है। ये लोग इसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। वह जानते हैं कि बादशाह की माजुली गद्दी से हटाए जाने पर एक आदमी भी आंसू न बहावेगा। लेकिन मैं जताए देता हूँ कि अगर इसी वक्त तुमने बादशाह को दुश्मनों के हाथों से न बचाया तो तुम हमेशा के लिए अपने वतन में गुलामी की जंजीर में बंध जाओगे। किसी गैर कौम के चाकर बनकर अगर तुम्हें आफियत शांति भी मिली तो यह आफियत न होगी, मौत होगी।
गैरों के बेरहम पैरों के नीचे पड़े होकर तुम हाथ भी न हिला सकोगे, और यह उम्मीद कि कभी हमारे मुल्क में आईनी सल्तनत वैध शासन कायम होगी हसरत का दाग बनकर रह जाएगी। नहीं, मुझ में अभी मुल्क की मोहब्बत बाकी है। मैं अभी इतना बेजान नहीं हुआ हूँ। मैं इतने आसानी से सल्तनत को हाथों से न जाने दूंगा। अपने को इतने सस्ते दामों गैरों के हाथों न बेचूंगा। मुल्क की इज्जत को न मिटने दूंगा, चाहे इसकी कोशिश मेरी जान ही क्यों न जाए। कुछ नहीं कर सकता तो अपनी जान ही दे सकता हूँ। मेरी बेड़ियाँ खोल दो कप्तान, मैं आपका खादिम हूँ, मगर मुझ में यह मजाज नहीं है। राजा जोश में आकर, जालिम, यह इन बातों का वक्त नहीं है। एक एक पल हमें तबाही की तरफ लिए जा रहा है। खोल दे बेड़ियाँ। जिस घर में आग लगी हुई उसके आदमी खुदा को नहीं याद करते, कुएं की तरफ दौड़ते हैं। कप्तान, आप मेरे मुहसिन हैं, आपके हुक्म को मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन राजा, जल्दी करो, अपनी तलवार मुझे दो। अब इन तकल्लुफ की बातों का मौका नहीं है। कप्तान साहब निरुत्तर हो गए। सजीव उत्साह में बड़ी संक्रामक शक्ति होती है। यद्यपि राजा साहब के नीतिपूर्ण वार्तालाप ने उन्हें माकूल नहीं किया, तथापि वो अनिवार्य रूप से उनकी बेड़ियां खोलने पर तत्पर हो गए। उसी वक्त जेल के दारोगा को बुलाकर कहा, साहब ने हुक्म दिया है राजा साहब को फौरन आजाद कर दिया जाए। इनमें से एक पल की भी ताखीर विलंब हुई तो तुम्हारे हक में अच्छा ना होगा। दारोगा को मालूम था कि कप्तान साहब और मैं गाढ़ी मैत्री है, और अगर साहब नाराज हो जाएंगे तो रोशनोद्दौला की कोई सिफारिश मेरी रक्षा न कर सकेगा। उसने राजा साहब की बेड़ियां खोल दी। राजा साहब जब तलवार हाथ में लेकर जेल से निकले तो उनका हृदय राजभक्ति की तरंगों से आंदोलित हो रहा था। आधी रात का समय था, मगर लखनऊ की तंग गलियों में खूब चहल पहल थी। ऐसा मालूम होता था कि अभी 9 बजे होंगे। सर्राफे में सबसे ज्यादा रौनक थी, मगर आश्चर्य यह था कि दुकान पर जवाहरात या गहने नहीं दिखाई देते थे। केवल आदमियों के आने जाने की भीड़ थी। जिसे देखो पांचों शस्त्रों से सज्जित मूछें खड़ी किए हुए ऐंठते हुए चला जाता था। बाजार के मामूली दुकानदार भी नहीं शस्त्र थे। सहसा एक आदमी भारी साफा बांधे हुए, पैर की घुटने तक नीची कवा पहन, कमरे में पटका बांधे आकर खड़ा एक सराफी दुकान पर खड़ा हो गया। जान पड़ता था कोई ईरानी सौदागर है। उन दिनों ईरान के व्यापारी लखनऊ में बहुत आते जाते थे। इस समय ऐसे आदमी का आ जाना असाधारण बात न थी। सराफा का नाम माधोदास था। बोला, कहिए मीर साहब, कुछ दिखाऊं? सौदागर, सोने का क्या निर्ख है? माधव सौदागर कान के पास मुझाकर, निर्ख की बात न पूछे, करीब 1 महीना से बाजार का निर्ख बिगड़ा हुआ है। माल बाजार में आता ही नहीं है, लोग दबाए हुए हैं। बाजार में खौफ के मारे लाते भी नहीं। अगर आपको ज्यादा माल की दरकार हो तो मेरे साथ गरीब खाने तक तकलीफ कीजिए। जैसा माल चाहिए लीजिए, निर्ख मुनासिब ही होगा, इसका इत्मीनान रखिए। सौदागर, आजकल बाजार का निर्ख क्यों बिगड़ा हुआ है? माधव, आप क्या हाल ही बारिद हुए हैं? सौदागर, हाँ, मैं आज ही आया हूँ। कहीं पहले की रौनक नहीं नजर आती। कपड़े का बाजार भी सुस्त था। ढाके का एक कीमती थान बहुत तलाश करने पर भी ना मिला। माधव, इसके बहुत बड़े किस्से हैं। कुछ ऐसा ही मामला है। सौदागर, डाकुओं का जोड़ तो नहीं? पहले तो यहाँ किस्म की वारदातें न होती थी। माधव, अब कैफियत नहीं है, दिन दहाड़े डाके पड़ते हैं। उन्हें कोतवाल क्या बादशाह सलामत भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब और क्या कहूँ, दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं कोई सुन ले तो लेने के देने पड़ जाए। सौदागर, सेठ जी, आप तो पहेलियां बुझवाने लगी। मैं परदेसी आदमी, यहाँ मैं किससे कहने जाऊंगा? आखिर बात क्या है? बाजार क्यों इतना बिगड़ा हुआ है? नाच की मंडी की तरफ गया था, सन्नाटा छाया हुआ है। मोटी जींस भी दूने दामों पर बिक रही थी। माधव इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखकर, 1 महीना हुआ रोशनउद्दौला के हाथ में स्याह सफेद का अख्तियार आ गया है। यह सब उन्हीं की बेइंतजामी का फल है। इनके पहले राजा बख्तावर सिंह हमारे मालिक थे। उनके वक्त में किसी की मजाल न थी कि व्यापारियों को टेढ़ी आंख से भी देख सके। उनका रौब सभी पर छाया हुआ था। फिरंगियों पर उनकी कड़ी निगाह रहती थी। हुक्म था कि कोई फिरंगी बाजार में आवे तो थाने का सिपाही उनकी देखभाल करता रहे। इसी वजह से फिरंगी उनसे जला करते थे। आखिर सबों ने रोशनउद्दौला को मिलाकर बख्तावर सिंह को बेकसूर कैद करा दिया। अब बस बाजार में लूट मची हुई है। सरकारी अमले अलग लूटते हैं, फिरंगी अलग नोचते खटोचते हैं। जो चीज चाहते हैं उठाकर ले जाते हैं, और दाम मांगो तो धमकियां देते हैं। शाही दरबार में फरियाद करो तो उल्टे सजा होती है। अभी हाल में हम सब मिलकर बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुए थे। पहले तो बहुत नाराज हुए, पर आखिर रहम आ गया। बादशाहों का मिजाज ही है। हमारी सबकी शिकायत सुनी और तकसीनी कि हम तहकीकात करेंगे, मगर अभी तक वही लूट खसोट जारी है। इतने में 3 आदमी राजपूती ढंग की मिर्जाई पहने आकर दुकान के सामने खड़े हो गए। माधोदास उनका रंग ढंग देखकर चौंका। फौज के सिपाही बहुधा इसी सज धज से निकलते हैं। तीनों आदमी सौदागर को देखकर ठिठके, और पर उन्हें ऐसी निगाहों से देखा
और तीनों आगे चले गए। तब सौदागर ने माधोदास से पूछा, इन्हें देखकर तुम क्यों चौंकी? माधोदास ने कहा, ये फौज के सिपाही हैं। जब से राजा बख्तावर सिंह नजरबंद हुए हैं, इन पर किसी की दाव नहीं रहती। खुले सांड की तरह बाजारों में चक्कर लगाया करती हैं। सरकार ने तलब मिलने का तो कुछ ठीक नहीं है, बस नोच खसोट कर गुजर करते हैं। हाँ, तो फिर मर्जी हो तो मेरे साथ घर तक चलिए, आपको माल दिखाऊं। सौदागर, नहीं भाई, इस वक्त नहीं, सुबह आऊंगा, देर हो गई है और मुझे भी यहाँ की हालत देखकर खौफ मालूम होने लगा है। यह कहकर यह सौदागर उसी तरफ चला गया जिधर वे तीनों राजपूत गए थे। थोड़ी देर में 3 आदमी और सर्राफे में आए। एक तो पंडितों की तरह नीची चपकन पहने हुए था, सिर पर गोल पगिया थी और कंधे पर जरी के काम का साल था। उसके दोनों साथी खिदमतगारों के से कपड़े पहने हुए थे। तीनों इस तरह इधर उधर ताक रहे थे मानो किसी को खोज रहे हों। यूं ताकते हुए तीनों आगे निकल गए। ईरानी सौदागर तीव्र नेत्रों से इधर उधर देखता हुआ 1 मील चला गया। वहां एक छोटा सा बाग था, एक पुरानी मस्जिद भी थी। सौदागर वहां ठहर गया। एकाएक तीनों राजपूत मस्जिद से बाहर निकल आए और बोले, हुजूर, तो बहुत देर तक सराफा की दुकान पर बैठे रहे, क्या बातें हुई? सौदागर ने अभी कुछ जवाब न दिया कि पीछे से पंडित और उनके दोनों खिदमतगार भी आ गए पहुंचे। सौदागर ने पंडित को देखते ही भर्त्सनापूर्ण शब्दों में कहा, मियाँ रोशनुद्दौला, मुझे इस वक्त तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें कुत्तों से नुचवा दूं। नमक हराम कहीं का, दगाबाज, तूने मेरी सल्तनत को तबाह कर दिया। सारा शहर तेरे जुल्म का रोना रो रहा है। मुझे आज मालूम हुआ कि तूने क्यों राजा बख्तावर सिंह को कैद कर आया। मेरी अकल पर न जाने क्यों पत्थर पड़ गए थे कि मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। इस नमक हरामी की तुझे वह सजा दूंगा कि देखने वालों की इबरत शिक्षा हो। रोशनुद्दौला ने निर्भीकता से उत्तर दिया, आप मेरे बादशाह हैं, इसलिए आपकी अदब करता हूँ, वरना इसी वक्त बदजवानी का मजा चखा देता। खुद आप तो महल में हसीनों के साथ ऐश किया करते हैं, दूसरों को क्या गरज पड़ी कि सल्तनत की फिक्र से दुबले हो, खूब अपना खून जलाएं और आप जश्न मनाएं। ऐसे अहमक कहीं और रहते होंगे। बादशाह क्रोध से कांपते हुए बोले, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, इस नमक हराम को अभी गोली मार दो। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता और इसी वक्त जाकर इसकी सारी जायदाद जब्त कर लो। इसके खानदान का एक बच्चा भी जिंदा न रहने पाए। रोशन, मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि इस मुल्क में और कौम के दुश्मन रैयत के कातिल और बदकार आदमी को फौरन गिरफ्तार कर लो। वह इस काबिल नहीं है कि ताज और तख्त का मालिक बने। इतना सुनते ही 5 अंग्रेज मुसाफिर ने जो भेष बदले हुए थे, बादशाह के दोनों हाथ पकड़ लिए और खींचते हुए गोमती नदी की तरफ ले चले। तब बादशाह की आंखें खुली, समझ गए कि पहले से ही यह षड्यंत्र रचा गया था। इधर देखा कोई आदमी नहीं, शोर मचाना व्यर्थ था। बादशाही का नशा उतर गया। दुरावस्था ही परीक्षाग्नि है जो मुलम्मे और रोगन को उतार कर मनुष्य का यथार्थ रूप दिखा देती है। ऐसे ही अवसरों पर विदित होता है कि मानव हृदय पर कृत्रिम भावों का कितना गहरा रंग चढ़ा होता है। एक क्षण में बादशाह की उद्दंडता और घमंडता ने दीनता और विनयशीलता का आश्रय लिया। बोले, मैंने तो आप लोगों की मर्जी के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी यह सजा मिले। मैंने आप लोगों को हमेशा अपना दोस्त समझा है। रोशन, तो हम लोग जो कुछ कर रहे हैं वह आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। हम आपके सिर से सल्तनत का बोझ उतार कर आपको आज़ाद कर देंगे, तब आप अपने ऐश में खलल ना पड़ेगा। आप बेफिक्र होकर हसीनों के साथ जिंदगी की बहाल लुटेगा। बादशाह, तो क्या आप लोग मुझे तख्त से उतारना चाहते हैं? रोशन, नहीं, आपको बादशाह की जिम्मेदारियों से आज़ाद कर देना चाहते हैं। बादशाह, हजरत इमाम की कसम, मैं जिल्लत न बर्दाश्त करूंगा। मैं अपने बुजुर्गों का नाम न डुबाऊंगा। रोशन, आपके बुजुर्गों के नाम की फिक्र हमें आपसे ज्यादा है। आपकी ऐश प्रस्ती बुजुर्गों का नाम रोशन नहीं कर रही है। बादशाह, दीनता से वादा करता हूँ कि आइंदा से आप लोगों की शिकायत को कोई मौका न दूंगा। रोशन, नशे बाजों की बातों पर कोई दीवाना ही यकीन कर सकता है। बादशाह, तुम मुझे जबरदस्ती तख्त से नहीं उतार सकती। रोशन, इन धमकियों की जरूरत नहीं है, चुपचाप चले चलिए, आगे आपको सेज गाड़ी मिल जाएगी, हम आपको इज्जत के साथ रुखसत करेंगे। बस आए, आप जानते हैं रियाया पर इसका क्या असर होगा? रोशन, खूब जानता हूँ। आपकी हिमायत में एक उंगली भी ना उठेगी। कल सारी सल्तनत में घी के चिराग जलेंगे। इतनी देर में सब लोग स्थान पर आ पहुंचे जहां बादशाह को ले जाने के लिए सवारी तैयार कर खड़ी थी। लगभग 25 सशस्त्र गोरे सिपाही भी खड़े थे। बादशाह सेज गाड़ी को देखकर मचल गए। उनके रुधिर की गति तीव्र हो गई और भोग और विलास नीचे दबी हुई मर्यादा सजग हो गई। उन्होंने जोर से झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया
और नैराश्यपूर्ण दुस्साहस के साथ परिणाम भय को त्याग कर उच्च स्वर में बोले, ये लखनऊ के बसने वाले, तुम्हारा वासा यहाँ दुश्मनों के हाथों कत्ल किया जा रहा है, इसके हाथों से बचाओ, दौड़ो वरना पछताओगे। वह आर्त पुकार आकाश की नीरवता को चीरती हुई गोमती की लहरों में विलीन नहीं हुई, बल्कि लखनऊ वालों के हृदयों में जा पहुंची। राजा बख्तावर सिंह बंदी गृह से निकलकर नगर निवासियों को उत्तेजित करते और प्रतिक्षण रक्षा कार्यों के दल को आगे बढ़ाते बड़े वेग से दौड़े चले आ रहे थे। एक पल का विलंब भी था कि षड्यंत्रकारियों के घातक विरोध को सफल कर सकता था। देखते देखते उनके हाथ साथ 2-3 हजार सशस्त्र मनुष्यों का दल हो गया। वह सामूहिक शक्ति बादशाह का और लखनऊ राज्य का उद्धार कर सकती थी। समय सब कुछ था। बादशाह गोरी सेना के पंजे में फंस गई, फिर समस्त लखनऊ भी उन्हें मुक्त न कर सकता था। राजा साहब ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते थे, नैराश्य से दिल बैठा जाता था। विफल मनोरथ होने की शंका से उत्साह भंग हुआ जाता था। अब तक वह उन लोगों का पता नहीं, अवश्य हम देर में पहुंचे। विद्रोहियों ने अपना काम पूरा कर लिया। लखनऊ राज्य की स्वाधीनता सदा के लिए विसर्जित हो गई। ये सब निराश होकर लौट नहीं चाहते थे कि अचानक बादशाह का आर्तनाद सुनाई दिया। कई हजार कंठों से आकाश भेदी ध्वनि निकली, हुजूर को सदा सलामत रखो। हम फिर विदा होने को आ पहुंचे। समस्त दल एक ही प्रबल इच्छा से प्रेरित हो वेगवती जलधारा की भांति घटना स्थल की ओर दौड़ा। अशक्त लोग भी सशक्त हो गए। पिछड़े हुए लोग आगे निकल जाना चाहते थे, आगे के लोग आगे चाहते थे कि उड़कर जा पहुंचे। इन आदमियों की आहट पाते ही गोरों ने बंदूक भरी और 25 बंदूकों की बाढ़ सर हो गई। रक्षा कार्य में कितने ही लोग गिर पड़े, मगर कदम पीछे न हटे। वीरमद ने और भी मतवाला कर दिया। एक क्षण में दूसरी बाढ़ आई। कुछ लोग फिर वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन कदम आगे ही बढ़ते गए। तीसरी बाढ़ छूटने वाली थी कि लोगों ने विद्रोहियों को पा लिया। गोरे भागे, तब लोग बादशाह के पास पहुंचे। अद्भुत दृश्य देखा। बादशाह रोशनउद्दौला की छाती पर सवार थे। तब गोरे जान लेकर भागे तो बादशाह ने इस नरपिशाच को पकड़ लिया और उसे बलपूर्वक भूमि पर गिराकर उसकी छाती पर बैठ गए। इस वक्त रोशन की लाश तड़पती हुई दिखाई देती। राजा बख्तावर सिंह आगे बढ़कर बादशाह को आदाब बजा लाए। लोगों ने जय ध्वनि से आकाश हिल उठा। कोई बादशाह के पैरों को चूमता था, कोई उन्हें आशीर्वाद देता था, और रोशनउद्दौला को का शरीर और लातों घूसों लक्ष्य बना हुआ था। कुछ बिगड़े दिल भी ऐसे थे जो उसके मुंह पे थूकने पर भी संकोच न करते थे। प्रातः काल था। लखनऊ में आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। बादशाही महल के सामने लाखों आदमी जमा थे। सब लोग बादशाह को यथा योग्य नजर देने आए थे। जगह जगह गरीबों को भोजन कराया जा रहा था। शाही नौबत खाने में नौबत बज रही थी। दरबार सजा। बादशाह हीरे जवाहरात से जगमगाती रत्न जटित आभूषणों से सजी सिंहासन पर विराजे। रईसों और अमीरों से नजरें गुजारी। कवि जनों ने कसीदे पढ़े। एकाएक बादशाह ने पूछा, राजा बख्तावर सिंह कहाँ है? कप्तान जवाब दिया, कैद खाने में। बादशाह ने उसी वक्त कई कर्मचारियों को भेजा कि राजा साहब को जेल खाने से इज्जत के साथ लाएं। जब थोड़ी देर में राजा ने आकर तख्त से उतरकर बादशाह ने उसी वक्त कर्मचारियों को भेजा और राजा साहब को जेल खाने से इज्जत के साथ लाएं। राजा ने आकर बादशाह को सलाम किया तो तख्त से उतरकर उनसे गले मिले और उसे अपने दाहिनी ओर सिंहासन पर बैठाया। फिर दरबार में खड़े होकर उनकी सुकृति राजभक्ति की प्रशंसा करने के उपरांत अपने ही हाथों से उन्हें खिलवत पहनाई। राजा साहब के कुटुंब के प्राणी आदर और सम्मान के साथ विदा किए गए। अंत को जब दोपहर के समय दरबार बर्खास्त होने लगा तो बादशाह ने राजा साहब से कहा, आपने मुझ पर मेरी सल्तनत पर जो एहसान किया उसका सिला पुरस्कार देना मेरे इम्कान से बाहर है। मेरी आपसे यही इल्तिजा अनुरोध है कि आप वजरत का कलमदान अपने हाथ में ले लीजिए और सल्तनत का जिस तरह मुनासिब समझिए इंतजाम कीजिए। मैं आपके किसी काम में दखल न दूंगा। मुझे एक गोसे में पड़ा रहने दीजिए। मुझे एक गोसे में पड़ा रहने दीजिए। नमक हराम रोशन को मैं आपके सुपुर्द किए देता हूँ। आप इसे जो सजा चाहे दे दें। मैं इसे कब का जहन्नुम भेज चुका होता, पर यह समझकर कि यह आपका शिकार है इसे छोड़े हुए हूँ। लेकिन बख्तावर सिंह बादशाह के उस श्रृंखल स्वभाव से भली भांति परिचित थे। वह जानते थे कि बादशाह की ये सदिच्छाएं थोड़े दिनों की मेहमान है।
मानव चरित्र में आकस्मिक परिवर्तन बहुत कम हुआ करते हैं। 2-4 महीने में दरबार का फिर वही रंग हो जाएगा, इसलिए मेरा तटस्थ रहना ही अच्छा है। राज्य के प्रति मेरा जो कुछ कर्तव्य था वह मैंने पूरा कर दिया। मैं दरबार में रहकर कदापि नहीं कर सकता। हितैषी मित्र का जितना सम्मान होता है, स्वामी भक्त सेवक का उतना नहीं। हुजूर मुझे इस ओहदे से मुआफ़ रखें। मैं आपका खादिम हूँ। मैं इस मनसब पर किसी लायक आदमी को मासूर फरमाइए, नियुक्त कीजिए। मैं अक्खड़ राजपूत हूँ, मुल्की इंतजाम करना क्या जानूँ। बादशाह, मुझे तो आपसे ज़्यादा लायक और वफादार आदमी नज़र नहीं आता। मगर राजा साहब उनकी बातों में ना आए। आखिर मजबूर कर बादशाह ने उन्हें ज़्यादा न दबाया। क्षण भर जब रोशन और उद्दौला को सजा देने का प्रश्न उठा, तब दोनों आदमियों में इतना मतभेद हुआ कि वाद विवाद की नौबत आ गई। बादशाह आग्रह करते इसे कुत्तों से नुचवा दिया जाए। राजा साहब इस बात पर अड़े हुए थे कि इसे जान से ना मारा जाए, केवल नज़रबंद कर दिया जाए। अंत में बादशाह ने क्रुद्ध होकर कहा, यह एक दिन आपको जरूर दगा देगा। राजा, इस खौफ से मैं आपकी जान न लूँगा। बादशाह, तो आप जनाब, आप चाहें तो इसे मुआफ़ कर दें। मैं कभी मुआफ़ नहीं कर सकता। राजा, आपने इसे मेरे सुपुर्द कर दिया था, दी हुई चीज़ को आप वापस कैसे लेंगे। बादशाह ने कहा, तुमने मेरे निकलने का कहीं रास्ता नहीं रखा। रोशनुद्दौला की जान बच गई। वजारत का पद कप्तान साहब को मिला। मगर सबसे विचित्र बात यह थी कि रेजिडेंट ने इस षड्यंत्र से पूर्ण अनभिज्ञता प्रकट की और साफ लिख दिया कि बादशाह सलामत अपने अंग्रेज मुसाफिरों को जो सजा चाहे दे, आपत्ति न होगी। मैं पाता हूँ कि स्वयं बादशाह की खिदमत में भेज देता, लेकिन 5 महानुभावों में एक का भी पता न चला। शायद वे सबके सब रातों रात कलकत्ता भाग गए। इतिहास में उक्त घटना का कहीं उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन किंवदंतियां जो इतिहास से अधिक विश्वसनीय हैं, उसकी सत्यता की साक्षी हैं। बोलो राधे। मुझे एक गोसे में पड़ा रहने दीजिए। नमक हराम रोशन को मैं आपके सुपुर्द किए देता हूँ। आप इसे जो सजा चाहे दे दें। मैं इसे कब का जहन्नुम भेज चुका होता, पर यह समझकर कि यह आपका शिकार है, इसे छोड़े हुए हूँ। लेकिन बख्तावर सिंह बादशाह के उस श्रृंखल स्वभाव से भली भांति परिचित थे। वह जानते थे कि बादशाह की ये सदिच्छाएं थोड़े दिनों की मेहमान हैं। मानव चरित्र में आकस्मिक परिवर्तन बहुत कम हुआ करते हैं। 2-4 महीने में दरबार का फिर वही रंग हो जाएगा, इसलिए मेरा तटस्थ रहना ही अच्छा है। राज्य के प्रति मेरा जो कुछ कर्तव्य था वह मैंने पूरा कर दिया। मैं दरबार में रहकर कदापि नहीं कर सकता। हितैषी मित्र का जितना सम्मान होता है, स्वामी भक्त सेवक का उतना नहीं। हुजूर मुझे इस ओहदे से मुआफ़ रखें। मैं आपका खादिम हूँ। मैं इस मनसब पर किसी लायक आदमी को मासूर फरमाइए, नियुक्त कीजिए। मैं अक्खड़ राजपूत हूँ, मुल्की इंतजाम करना क्या जानूँ। बादशाह, मुझे तो आपसे ज़्यादा लायक और वफादार आदमी नज़र नहीं आता। मगर राजा साहब उनकी बातों में ना आए। आखिर मजबूर कर बादशाह ने उन्हें ज़्यादा न दबाया। क्षण भर जब रोशन और उद्दौला को सजा देने का प्रश्न उठा, तब दोनों आदमियों में इतना मतभेद हुआ कि वाद विवाद की नौबत आ गई। बादशाह आग्रह करते इसे कुत्तों से नुचवा दिया जाए। राजा साहब इस बात पर अड़े हुए थे कि इसे जान से ना मारा जाए, केवल नज़रबंद कर दिया जाए। अंत में बादशाह ने क्रुद्ध होकर कहा, यह एक दिन आपको जरूर दगा देगा। राजा, इस खौफ से मैं आपकी जान न लूँगा। बादशाह, तो आप जनाब, आप चाहें तो इसे मुआफ़ कर दें। मैं कभी मुआफ़ नहीं कर सकता। राजा, आपने इसे मेरे सुपुर्द कर दिया था, दी हुई चीज़ को आप वापस कैसे लेंगे। बादशाह ने कहा, तुमने मेरे निकलने का कहीं रास्ता नहीं रखा। रोशनुद्दौला की जान बच गई। वजारत का पद कप्तान साहब को मिला। मगर सबसे विचित्र बात यह थी कि रेजिडेंट ने इस षड्यंत्र से पूर्ण अनभिज्ञता प्रकट की और साफ लिख दिया कि बादशाह सलामत अपने अंग्रेज मुसाफिरों को जो सजा चाहे दे, आपत्ति न होगी। मैं पाता हूँ कि स्वयं बादशाह की खिदमत में भेज देता, लेकिन 5 महानुभावों में एक का भी पता न चला। शायद वे सबके सब रातों रात कलकत्ता भाग गए। इतिहास में उक्त घटना का कहीं उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन किंवदंतियां जो इतिहास से अधिक विश्वसनीय हैं, उसकी सत्यता की साक्षी हैं। बोलो राधे।